गांव के कच्चे रास्तों पर गर्द अलिफाती थी और आसमान पर जैसे उदासी का राज था। सूरज की रोशनी भी जैसे हिचकिचाते हुए जमीन पर पड़ रही थी। यही वो दिन था जब फराज ने अपनी माँ और बाप को एक खौफनाक हादसे में खो दिया। फराज सिर्फ 12 साल का था, एक मासूम खामोश सा लड़का जिसकी आंखों में माँ की मोहब्बत और बाप का साया एकदम छन गया था। हादसे के बाद गांव के लोग अफसोस करते रहे, मगर अफसोस हमेशा कुछ दिन का मेहमान होता है, फिर हर कोई अपनी दुनिया में मगन हो जाता है। फराज को इसके चचा नईम के हवाले कर दिया गया, जो ज़ाहिरना बड़ा हमदर्द बनकर आया था, लेकिन इसके इरादे कुछ और थे। नईम और उसकी बीवी शमीम के चेहरों पर तो रहम का पर्दा था, मगर दिल में लालच की आग भड़क रही थी। फराज के माँ बाप ने जो ज़मीनें सूना और थोड़ी बहुत जायदाद छोड़ी थी, वो उनकी आंखों में चमक की तरह झलक रही थी। इब्तिदा में नईम ने सबके सामने फराज से प्यार से पेश आना शुरू किया, लेकिन जैसे ही लोगों का ध्यान हटा, इसने असल चेहरा दिखाया। हर सुबह फराज को मुर्गियों का दाना डालना, गाय का गोबर साफ करना, पानी कुएं से भर कर लाना और शाम को जमीन पर बैठकर रूखा सूखा खाना देना मामूल बन गया। अगर वो थोड़ा थक जाता या कोई गलती करता तो नईम की लाठी उसकी कमर पर पड़ती और शमीम का ताना इसके दिल पर चुभता। ये सब तेरे बाप की छोड़ी हुई जायदाद के बदले हो रहा है, एहसान समझ, शमीम अक्सर कहती। फराज की आंखों में दिन ब दिन आंसू सूखने लगे, लेकिन दिल में एक चिंगारी जलने लगी। इसे समझ आ गया कि इसके चचा और चची सिर्फ इसे खत्म करके सारी जायदाद हथियाना चाहते हैं। कभी कभी वो रात को छत पर जाकर आसमान की तरफ देखता और माँ बाप की तस्वीर आंखों में लिए खामोशी से रू लेता, लेकिन किस्मत अभी खत्म नहीं हुई थी। किसी कोने में अंधेरे में एक रोशनी इसके लिए जलने लगी थी। शायद इंसाफ का रास्ता अभी दूर था, मगर फराज का सब्र, खामोशी और दिल में पलने वाला सच जल्दी ही किसी तूफान को जन्म देने वाला था। सर्दियों की रात थी, आसमान पर बादलों ने चांद को ढांप रखा था और फराज एक पुराने कपड़े में लिपटा हुआ लकड़ी की पुरानी कोठरी में लेटा हुआ कांप रहा था। इसकी पसलियों में चचा की मार के निशान अब नीले पड़ चुके थे। शमीम ने आज फिर इसे बगैर खाने के सुला दिया था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी, जैसे कायनात खुद भी फराज की तन्हाई पर नौहा कर रही थी। फराज की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इसकी उंगलियों में माँ की आखिरी चादर का कोना था, जो वो हादसे के बाद बचा कर लाया था। इसी रात अचानक खिड़की से एक साया अंदर आया। नहीं, वो कोई इंसान नहीं था, ना ही जिन आपरी। वो एक बूढ़ी औरत थी जो गांव की पिछली तरफ वीराने में रहती थी। लोग इसे उदादी सुगुर के नाम से जानते थे। सब कहते थे वो पागल है, मगर फराज को हमेशा इसकी आंखों में कुछ खास महसूस होता था। फराज, उदादी सुगुर की भारी आवाज आई, जाग रहा है ना? फराज चौंक गया, फिर धीरे से बोला, जी दादी। वो अंदर आई और एक पुटली खोलकर रोटी का टुकड़ा और खजूर निकाली। खा ले बच्चा, खुदा ने कहा कि ताव अभी खत्म नहीं हुआ। फराज ने आंखों में आंसू लिए रोटी ली और बोला, दादी, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, माँ बाप के बगैर? दादी सुगुर ने इसके सर पर हाथ फेरा। नहीं बच्चा, कभी सुना है कि जुल्म हमेशा कायम रहता है? नहीं, तेरे माँ बाप की कब्र से सच निकलेगा। वो जो ऊपर है ना, सब देख रहा है और वक्त आने पर सब दिखाएगा भी। फराज ने आंखें बंद की। पहली बार उसके दिल में उम्मीद का बीज लगा। अगले दिन जब वो कुएं पर पानी भर रहा था, गांव के मौलवी साहिब आए और उससे मुखातिब हुए। बेटा, तेरे अबू बहुत नेक आदमी थे, अफसोस जो हुआ, लेकिन कभी कभी हादसा नहीं होते। वक्त आने दो, सच खुद बोलेगा। ये बातें फराज के दिल को काटने लगे। क्या वाकई माँ बाप का हादसा कुछ और था? क्या कोई इसे धोखा दे रहा है? अब फराज का जहन सिर्फ जायदाद के जुल्म से नहीं, सच की तलाश से भी भरा हुआ था। वो खुद को बेबस समझता रहा था, मगर शायद वो वक्त आने वाला था जब वो सच को खुद खोदने निकलेगा, और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं था। फराज अब 15 बरस का हो चुका था। 3 साल गुजर चुके थे जुल्म, मार, धोखे और तन्हाई में, मगर उन 3 सालों ने इसे सिर्फ जिस्मानी नहीं, ज़हनी तौर पर भी मजबूत बना दिया था। इस दिन गांव में एक पुराना फकीर आया।
اس کے چہرے پر جمی گرد اور داڑھی کے پیچھے چھپی آنکھیں جیسے کسی بھید کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ اس نے مسجد کے باہر بیٹھ کر آہستہ سے فراز کو بلایا۔ اوئے فراز پتر، تیرے ماں باپ کا خون بیکار نہیں جائے گا۔ فراز چونک گیا۔ وہ فقیر کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تم کون ہو؟ فراز کی آواز کپکپا۔ فقیر آہستہ سے بولا، تیرے باپ کا پرانا دوست ہوں، وہ جو لاہور میں کام کرتا تھا، اسے جانتا تھا میں، اور مجھے سب پتا ہے، سب۔ فراز کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ فقیر نے اپنی جھولی سے ایک پرانا خط نکالا۔ یہ تیرے ابا نے مرنے سے 2 دن پہلے مجھے دیا تھا، کہا تھا اگر کچھ ہو جائے تو فراز تک یہ پہنچا دینا۔ فراز نے ہاتھ کانپتے ہوئے خط لیا، اسے کھولا اور پڑھنے لگا۔ فراز میرے بیٹے، اگر یہ خط تجھے مل رہا ہے تو سمجھ کہ میں اور تیری ماں اب اس دنیا میں نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ جو زمینی سونا اور گھر ہیں ان کی قیمت بہت ہے، مگر سب سے بڑی قیمت انسان کی جان ہے، اور مجھے شک ہے کہ تیرا چچا نعیم ہمیں مارنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس نے ہمارے کھیتوں کی کاغذات چرا لیے ہیں اور شمیم نے کئی بار زہر ملانے کی کوشش کی۔ اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو جان لے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ سچ کے پیچھے جانا بیٹا، رب تیری حفاظت کرے۔ فراز کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، مگر دل میں ایک آگ جل گئی۔ تو یہ سچ تھا، وہ حادثہ نہیں تھا۔ ماں باپ کو چچا اور چچی نے مارا تھا، صرف جائیداد کی لالچ میں۔ فراز کو ہر وہ رات یاد آنے لگی جب وہ بھوکا سویا، ہر وہ دن یاد آیا جب چچا نے اس کے ماں باپ کی موت کا مذاق اڑایا۔ اب فراز کا دل صرف بدلہ نہیں، انصاف چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اب کھیل بدلنا ہے۔ فراز نے جب خط پڑھا تو اس کے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ دل دھڑکنے لگا، ذہن گونجنے لگا، اور برسوں کی چپ کو توڑنے کی طاقت پیدا ہونے لگی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا دیر تک روتا رہا۔ ماں کی محبت، باپ کی شفقت اور ان کے قاتلوں کی مکاری سب یاد آتی رہی۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا، اب وہ یتیم بچہ نہیں، وہ فراز تھا، سچ کا وارث۔ اگلے دن صبح جب سورج نکلا، فراز چچا کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں وہی خط تھا اور آنکھوں میں بجلی۔ یہ خط ہے میرے باپ کا، اور اب مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ نعیم چونک گیا مگر جلدی سنبھل گیا۔ کیا بکواس ہے، کہاں سے لایا یہ کاغذ؟ فراز نے غصے سے کہا، یہ بکواس نہیں، میرے ماں باپ کا خون ہے، تم نے مارا انہیں، زہر دیا اور حادثے کا ڈرامہ کیا، اب تم بچ نہیں سکتے نعیم چچا۔ شمیم نے کہا لگایا، اوہو، تو اب تم نے ڈرامے شروع کر دیے، اور وہ فقیر، وہی بدحواس بوڑھا۔ نعیم نے ہاتھ اٹھایا جیسے مارنے والا ہو، مگر فراز ایک قدم پیچھے ہٹا اور زور سے پکارا، مولوی صاحب آئیے۔ گلی کے نکڑ سے مولوی صاحب ساتھ میں 2 گاؤں کے معتبر بزرگ اور وہی فقیر داخل ہوئے۔ ان سب نے یہ سنا اور دیکھا۔ ہم نے سب سن لیا، فراز بزرگ بولے، اب ہمیں یہ معاملہ پنچایت میں اٹھانا ہوگا۔ نعیم نے غصے سے چیخا، ثبوت کہاں ہے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ فقیر نے ایک اور خط نکالا جو کہ فراز کے والد کی ایک پرانی ڈائری کا حصہ تھا، جس میں نعیم اور شمیم کے مکروہ منصوبے درج تھے۔ شمیم کہہ رہی تھی کہ اگر زہر دینے میں دیر ہوئی تو وہ موٹر بریک فیل کر دیں گے۔ میں نے یہ سب لکھ لیا ہے تاکہ اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو کوئی اسے دیکھ سکے۔ پھر فقیر نے لاہور کے پرانے میکینک کی دستخط شدہ رپورٹ بھی دی، جس میں لکھا تھا کہ بریکوں میں چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی، اور وہ حادثہ دراصل مکمل پلاننگ کا نتیجہ تھا۔ پنچایت جمع ہوئی، گاؤں کے سب افراد اکٹھے ہو گئے۔ فراز نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، آج میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میری ماں کی لاش آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور میرے باپ کی آواز راتوں کو مجھے جگاتی ہے۔ میں اس وقت بچہ تھا، کمزور تھا، لیکن آج میں ان کا بیٹا ہوں، اور بیٹے ماں باپ کے قاتلوں کو معاف نہیں کرتے۔ نعیم نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن گاؤں کے لوگ اسے پکڑ کر پنچایت میں لے آئے۔ بزرگوں نے فیصلہ سنایا، نعیم اور شمیم پر مقدمہ چلے گا، جرم ثابت ہو چکا ہے۔ یہ صرف فراز کا ذاتی معاملہ نہیں، یہ پورے گاؤں کی غیرت کا سوال ہے۔
गांव की हिमायत, फकीर की सच्चाई और बाप के अल्फाज ने फराज को वो ताकत दी जो शायद बड़े से बड़ा वकील भी ना दे सकता। पुलिस को बुलाया गया और नईम और शमीम को हथकड़ियां लग गईं। जब वो पुलिस वैन में डाले जा रहे थे, फराज ने सिर्फ एक बात कही, याद रखो जमीनें तो चोरी हो सकती है लेकिन खून कभी नहीं छुपता। पुलिस वैन की गर्द गांव की गलियों में उड़ रही थी। नईम और शमीम चीखते रहे मगर अब कोई उनकी आवाज सुनने वाला ना था। गांव वालों की नजरों में अब ना खौफ था ना रहम, सिर्फ एक फैसला जो वक्त और सच ने सुनाया था। फराज खामोश खड़ा था, आंखें नमी से लबरेज और चेहरे पर एक ऐसी शुजाअत जो उसकी उम्र से बहुत बड़ी लगती थी। वो सिर्फ एक यतीम लड़का नहीं था, अब वो अपने माँ बाप की उम्मीद और अपनी बेबसी के खिलाफ उठने वाली बगावत का निशान बन चुका था। शाम हो चुकी थी, सूरज नीचे जा रहा था। वही सूरज जिसके नीचे इसके माँ बाप को दफनाया गया था, वही शाम जिस दिन फराज की बचपन की हंसी हमेशा के लिए छन गई थी। आज वही सूरज जैसे शर्मिंदा होकर गुरूब हो रहा था, जैसे कह रहा हो, मुझे मुआफ करना, मैं 3 साल देर से इंसाफ लाया हूं। फराज आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की तरफ चला। हवा में उदासी थी, पत्तों की सरसराहट इसके कदमों से पहले चल रही थी। माँ बाप की कब्रें खामोश थीं लेकिन दिल में हौल मचा रही थी। फराज उनके सामने बैठा और चादर को हाथ में लिया, वही पुरानी चादर जो माँ के आखिरी दिनों की निशानी थी। माँ, बाबा, इसकी आवाज कपकपाने लगी। मैं आ गया हूं, वो दोनों अब कैद में है। मैंने वो सब किया जो अब चाहते थे। आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, बाबा, आप तो कहते थे ना कि सच कभी छुपता नहीं। आप सही थे, लेकिन माँ, मैं थक गया हूं, बहुत थक गया हूं। कब्र पर सर रख कर वो फूट फूट कर रोने लगा। एक तरफ कामयाबी थी, दूसरी तरफ तन्हाई। वो जीत चुका था मगर माँ की गोद कहीं ना थी, बाप का हाथ सर पर ना था। तभी इसे किसी ने पीछे से हाथ रखा। वही दादी सगुर थी। बेटा, रोना नहीं, तुमने अपनी माँ बाप का सर फखर से बुलंद कर दिया है। रब के हां देर हो सकती है, अंधेर नहीं, और अब तुम अकेले नहीं हो। फराज ने उनके गिले लगकर सिसकियां भरी। गांव के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आने लगे। अब कोई फराज को चचा के साए में जीने वाला यतीम नहीं समझता था, अब वो सबके दिल का हीरो था। पंचायत ने फैसला किया कि फराज को इसकी मुकम्मल जायदाद वापस दी जाए, लेकिन फराज ने जो कहा वो सबको हैरान कर गया। मैं जायदाद को संभालूंगा, लेकिन अपने हिस्से का कुछ हिस्सा उन बच्चों के लिए वक्फ करना चाहता हूं जो मेरे जैसे यतीम हो चुके हैं, क्योंकि अगर किसी दिन उनका भी चचा ऐसा हो तो उनके लिए भी कोई दादी सगुर हो, कोई फकीर हो, कोई फराज हो। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वक्त गुजरता गया। फराज ने पढ़ाई मुकम्मल की। वो एक सोशल वर्कर बन गया। यतीम बच्चों के लिए एक छोटा सा मदरसा और पनाहगाह बनाई। इसका नाम रखा उम्मीद। मदरसे के दरवाजे पर माँ और बाप की तस्वीर लगी होती। नीचे एक जुमला लिखा था, सच के लिए खामोशी भी एक हथियार है, मगर वक्त पर उठाया जाए तो तूफान बन जाती है। फराज अब गांव का मुअज़्ज़ज़ फर्द था, मगर जब भी वो तन्हा होता, माँ की चादर अब भी इसके पास होती। वो इसे गोद में रख कर कहता, माँ, अब कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। आसमान पर एक तारा चमकता, जैसे माँ मुस्करा कर कह रही हो, नहीं मेरे बेटे, अब कभी नहीं।